हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसआरके और आप देख रहे हैं एसआरके फ्यूचर अकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस और बिहार स्पेशल के 10-10 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं। ऑप्शन बी, पी तरंगों की गति द्रव अवस्था में समाप्त हो जाती है। ऑप्शन सी, बाह्य क्रोध के द्रव होने का प्रमुख प्रमाण एस तरंगों का वहां से ना गुजरना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए केवल एक दो सही होगा। ऑप्शन बी केवल एक और तीन सही होगा। ऑप्शन सी जो है केवल दो और तीन सही होगा। और ऑप्शन डी एक दो और तीन सभी सही होगा। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, एक और तीन। एस तरंगे केवल ठोस माध्यम से गुजरती है, ये बात सही है। पी तरंगों की गति द्रव में समाप्त नहीं होती है, ये सभी माध्यम से गुजर सकती है। इसके लिए न ठोस न द्रव कुछ भी नहीं मायने रखता है, सभी में चलती है। इसका छाया क्षेत्र जो होता है, पी तरंग का छाया क्षेत्र 105 से 145 के बीच का होता है। और एस तरंग का छाया क्षेत्र जो होता है 145 से 145 के बीच का होता है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। एस तरंगे जो है केवल ठोस माध्यम में संचरित करती हैं, वही बात है ना। एस तरंगे जो होती हैं केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, जबकि पी तरंगे जो होती हैं वो ठोस द्रव सभी माध्यमों से गुजर सकती हैं। बाह्य क्रोध का द्रव होने का प्रमुख प्रमाण जो है वो एस तरंगों से ना गुजरना है। आइए क्वेश्चन 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? अभिसारी प्लेट सीमा मध्य महासागरीय पर्वतमाला पर है, मतलब। और जो हिमालय जो बना है वो अपसारी प्लेट किनारा पर बना है। रूपांतरित, ऑप्शन सी है, रूपांतरित सीमा पर जो है सेंट एंड्रियास ग्रंथ है। और ऑप्शन डी पर है अभिसारी प्लेट सीमा जो है पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट घाटी में है। तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। बाकी जो अवसारी प्लेट जो किनारा है जो हिमालय पर बना, अवसारी जो है मध्य महासागरीय, तो इन दोनों को जो है वो उल्टा कर दिया गया है। इन दोनों को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। और जो अभिसारी प्लेट सीमा पूर्वी कृत घाटी ये भी गलत है, तो इसका आंसर सी सही होगा। अब इसका थोड़ा विश्लेषण देख लेते हैं। रूपांतरित प्लेट किनारे, रूपांतरित सीमा पर प्लेट एक दूसरे से जो है समांतर विपरीत दिशा में रखती है, ठीक है। सेल एंडियार ग्रंथ जो है इसी का प्रमुख उदाहरण है। मतलब रूपांतरित एक दूसरे से अगर उठाती है ना, तो सेंट एंडियार ग्रंथ जो है इसी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का संबंध चट्टानों के अपने स्थान पर विघटित होने से है? ऑप्शन ए अपरदन से, ऑप्शन बी निक्षेपण से, ऑप्शन सी अक्षय से, या ऑप्शन डी परिवहन से। कौन सा सही आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, सी सही होगा इसका, अक्षय। क्योंकि अक्षय जो होता है वो मतलब ऐसा होता है, अक्षय अक्षय का मतलब होता है चट्टानों का उसी स्थान पर टूटना, जहाँ पर चट्टान होती है उसी स्थान पर टूटना। अक्षय क्या नाम, अपरदन का मतलब होता है कि जैसे नदियां हैं, पहाड़, नदियां हैं, पवन है, इन मतलब इन वजह से चट्टानों को मतलब टूट टूट जाती हैं, उनका दूसरी जगह पे स्थानांतरण हो जाना। तो वही विश्लेषण में कह रहा है। विश्लेषण देखिए। अक्षय में चट्टानों का अपने स्थान पर भौतिक, रासायनिक तथा जैविक जैविक विघटन होता है, मतलब अपने ही स्थान पर अक्षय में होता है। जबकि अपरदन में क्या होता है, उसका परिवहन शामिल होता है, मतलब दूसरी जगह पर चली जाती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखी लावा से हुआ है। नंबर बी, ये भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्माण विशाल जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। या इसका निर्माण समुद्री निक्षेपों से हुआ है। कौन सा सही होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका निर्माण जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के तंत्र के द्वारा मतलब लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। और ये विश्व के सबसे विस्तृत जलोढ़ मैदानों में से एक है। अच्छा, मैदान की लंबाई कितनी है? कटक कटक से लेके दिल्ली, कटक से लेके या अंबाला कटक से लेके उसकी मतलब फरक्का बांध तक इसकी लंबाई करीब 1800 किलोमीटर बताई जाती है। वैसे इसकी पूरी लंबाई उत्तरी गंगा के मैदान की 3200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 देखिए। भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए अत्यंत उपजाऊ जमीन, मतलब अत्यंत उपजाऊ नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है। ऑप्शन बी महीन जलोढ़ का निक्षेप होता है। नंबर सी मोटे कंकड़ पत्थरों का निक्षेप है जहाँ नदियां भूमि में समा जाती हैं। या ऑप्शन डी डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मोटे कंकड़ पत्थरों का निक्षेप है जहाँ नदियां भूमि में समा जाती है, मतलब अंदर चली जाती हैं नदियां। तो वही तो बात है।
हिमालय की तलहटी में स्थित भाबर क्षेत्र मोटे कंकड़ पत्थरों का निक्षेप पाया जाता है, जिसका कारण नदियों के का जल भूमि में मतलब भीतर चले जाता है जल। और यही जो होता है मतलब तराई क्षेत्र में फिर से नदियां वापस ऊपर आ जाती हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रेणी हिमालय का सबसे ऊंचा एवं सबसे ऊपरी भाग है? शिवालिक है, हिमाचल है, या हिमाद्री है, या द्रास हिमालय? कौन सा होगा? तो इसका होगा हिमाद्री, ऑप्शन नंबर सी। हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची तथा सबसे उत्तरी समांतर पर्वत है, जिसमें अनेक विश्व के प्रसिद्ध मतलब हिमाद्री में सबसे विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट वगैरह, नंदा देवी वगैरह सब इसी में पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहाँ चला गया भाई? भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित होने का प्रमुख कारण क्या है? ये भारत के मध्य अक्षांश पर है। ये लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरता है। ये कर्क रेखा को काटता है। ये ऑप्शन डी में ये सबसे पूर्वी देशांतर है। क्या सही होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ये लगभग भारत के मध्य भाग से होकर गुजरता है। यही तो है ना कि बिल्कुल मध्य से गुजरता है, तो मतलब जब मध्य से गुजरेगा तो समय जो होगा पूरे भारत में समान होगा। ये ये विशाल देश के लिए एक समान समय निर्धारित करने हेतु एक देशांतर मतलब प्रत्येक विशाल जो देश होते हैं प्रत्येक देश के लिए देशांतर चुना जाता है, जो पूरे देश पर लागू होता है, जो जो देश के मध्य के निकट होता है। 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर किसी उद्देश्य के लिए उपयुक्त है। अब बाकी जो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर लेवल बढ़ाना है तब बता दीजिएगा, अगर लेवल कम करना है तब बता दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दक्कन ट्रेंच में सर्वाधिक विकसित होने वाली मिट्टी कौन सी है? लाल जलोढ़ मिट्टी है, या जलोढ़ मिट्टी है, या काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है? कौन सा सही आंसर होगा इसका? तो इसका होगा दक्कन ट्रेंच में काली मिट्टी, ठीक है। दक्कन द्वीप के बेसाल्टिक लावा के अक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ये कपास की खेती के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है, मतलब इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। इसका काला रंग जो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक किसकी वजह से? मोंट मेरिनोनाइट की वजह से होती है, ठीक है। लेकिन में इसके लिए कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। तो कौन सी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? नंबर 1 गोदावरी नदी, नंबर बी नर्मदा नदी। इसका अच्छा ऑप्शन नीचे चले गए, कोई बात नहीं। नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी या माही नदी? कौन सी पूर्ववर्ती नदी का मतलब जो हिमालय के पहले से ही बहती है? तो इसकी कौन सी होगा? ना गोदावरी होगा, ना नर्मदा होगा, ना महानदी होगा। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी। देखो ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और सिंधु है, ये सब जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं, जो हिमालय के बनने से पूर्व से ही मतलब पहले से ही बह रही हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा भारत में सर्वोत्तम किस तट पर पहुंचती है? कच्छ तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट, या कोकर तट? किस पे पहुंचती है? इसका आंसर होगा सी कोकर तट। ओ सॉरी 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 मालाबार तट, ऑप्शन सी सही होगा इसका। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः जून से प्रारंभ पहले मतलब सबसे पहले ये केरल में पहुंचता है मालाबार तट पर, करीब कितने 1 जून को पहुंच जाता है केरल के तट पर। अगर ऐसा पूछा जाए सबसे पहले कहाँ पहुंचता है तो अंडमान निकोबार में पहुंचता है। वो पहुंच जाता है 25 मई को ही पहुंच जाता है अंडमान निकोबार पर। फिर 1 जून को जो होता है केरल पर पहुंचता है। फिर 15 जून को करीब पहुंचता है क्या नाम काठियावाड़ तट पर, मतलब गुजरात वाले तट पर पहुंच जाता है 15 जून को। इधर 15 जून को जो है ये क्या नाम भारत में प्रवेश कर जाता है, और 15 सितंबर से करीब ये वापस लौटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब हमारी पॉलिटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब पॉलिटी के 10 क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद में वर्ल्ड जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही करके 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आएंगे, ठीक है। अब देखिए पॉलिटी का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 राजनीतिक सिद्धांत केवल राज्य की संस्थाओं का अध्ययन है। नंबर बी जो है राजनीतिक सिद्धांत न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों का भी अध्ययन करता है। ऑप्शन सी में है राजनीतिक सिद्धांत केवल अतीत की राजनीतिक घटनाओं तक सीमित है। तो ये तीसरा वाला तो पहले काट दो, ठीक है। तीसरा वाला ये तो काट दो, पहले कट गया। अब इसमें ए और बी देख लो, तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें जो होगा केवल 2 सही होगा, ठीक है। इसमें जो होता है ये सिद्धांत केवल राज्य की संस्थाओं पर अध्ययन करता है, ये भी गलत है।
इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2। ठीक है, केवल 2 सही होगा। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत केवल राज्य और सरकार तक सीमित नहीं होता है, ये न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, नागरिकता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों का भी अध्ययन करता है। साथ ही ये वर्तमान और भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्लेषण करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? केवल राजनीतिक धारा को याद करना, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। केवल चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन कराना, ये भी गलत हो गया। केवल शब्द तो जहाँ पे केवल है, ही है और क्या नाम ऐसे शब्द आते हैं जो गलत होते हैं। ये सरकार की आलोचना, ये केवल सरकार की आलोचना कर सकता है, ये भी तो गलत है। इसका आंसर सही होगा सी। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक अवधारणाओं को समझना, उनका विश्लेषण करना, ये विचार करना, मतलब ये विचार करना कि आदर्श राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो सभी कुछ होता है ना इसमें, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऑप्शन थोड़े नीचे चले गए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का प्रमुख भाग नहीं है? फिर से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का प्रमुख भाग नहीं है? अब ऑप्शन देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता, न्याय या प्रकाश संश्लेषण। ये तो ऐसे ही सब समझ जाएंगे। ये प्रकाश संश्लेषण क्या मतलब है? बाकी सब कुछ है, स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, ये सब कुछ होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं पॉलिटी का। राजनीतिक सिद्धांत में क्या है और क्यों है होना चाहिए? दोनों प्रश्नों का विचार करने का उद्देश्य क्या है? अच्छा, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए में केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करना, मतलब ऐतिहासिक का ही वर्णन करना। केवल सरकार के कार्यों की गणना करना, बस सरकार के कार्यों को मतलब करना, करते रहो, कोई मतलब नहीं। केवल कानूनों की सूची तैयार करना है, ये सब गलत होंगे। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, वास्तविक स्थिति और आदर्श व्यवस्था दोनों का मूल्यांकन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। राजनीतिक सिद्धांत वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने के साथ साथ ये भी विचार करता है कि बेहतर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। मतलब व्यवस्था सब कुछ ये आलोचना है, घटनाओं का वर्णन है या कानून की सूची तैयार करना, ये थोड़ी होता है, सभी कुछ होता है ना इसमें तो। अच्छा, आप लोग ये मेरा पहला वीडियो रहेगा, आप लोग जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। अगर मतलब लेवल थोड़ा और बढ़ाना है तो और बढ़ाएंगे, अगर थोड़ा लेवल कम करना है तो कम करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर 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 एक बार बोलिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। आइए पांचवा क्वेश्चन देते हैं पॉलिटी का। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन का प्रत्यक्ष लाभ है? मतलब प्रत्यक्ष डायरेक्ट लाभ कौन सा है? केवल सरकारी नौकरी पाना, या ऑप्शन डी में है नागरिकों में आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच विकसित करना, ये हो सकता है। देखते हैं आगे। केवल चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, ये भी गलत है। केवल राजनीतिक दलों की, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नागरिकों के आलोचनात्मक एवं तार्किक सोच का विकास करना, इसमें जो है पूरे मतलब डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, सभी कुछ होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि, क्यों बढ़ जाता है राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, किस लिए बढ़ जाता है लोकतंत्र में? ऑप्शन ए, नागरिकों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। केवल ऑप्शन डी में केवल सरकार निर्णय लेती है। लोकतंत्र में सिर्फ सरकार निर्णय लेती है और नागरिक कोई नहीं। नागरिक सर्वोपरि है इसमें। लोकतंत्र में नागरिकों की कोई भूमिका ही नहीं होती है, ये भी गलत है। ये केवल निर्णय लेते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नागरिकों को प्रश्न पूछने और विचार अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, मतलब इसमें अवसर अधिक मिलते हैं लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जागरूक नागरिकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को सार्वजनिक मुद्दों पर सोचने, तर्क करने की क्षमता का प्रदान करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का मुख्यतः मतलब किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है? राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करता है? तो मतलब क्वेश्चन ये होगा, केवल वैज्ञानिक प्रश्न पर, केवल आर्थिक प्रश्न पर, राजनीतिक एवं नैतिक दोनों पर, या केवल भौतिक पर? तो इसका आंसर होगा सी, राजनीतिक और नैतिक दोनों। नैतिक प्रश्न पर मतलब सभी का पेडागोजी के हिसाब से ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में। जो लोकतंत्र में होते हैं, जिसने क्रिकेट में पेडागोजी पढ़ी है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। मतलब ह्यूमन का मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए पूरे समाज का, ये नहीं कि किसी एक इंसान का होना चाहिए। तो सभी का डेवलपमेंट लेकर चलना है। जहाँ पर लोकतंत्र की बात आए वहाँ पर सभी को लेकर चलना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक सिद्धांत के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है ये केवल तत्वों का संग्रह करता है। ऑप्शन बी है ये केवल विचारधाराओं का इतिहास है। ऑप्शन सी है ये ऐतिहासिक अवधारणाओं की व्याख्या, समीक्षा और मूल्यांकन करता है। ऑप्शन डी है इसका लोकतंत्र में कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी सही है। ये राजनीतिक अवधारणाओं की व्याख्या, समीक्षा और मूल्यांकन करता है। राजनीतिक सिद्धांत केवल जानकारी नहीं देता बल्कि राजनीतिक विचारों और मूल्यों का विश्लेषण भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं पॉलिटी का। ये सब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए गए। क्लास 11 पॉलिटी जो है उसका फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन ये बनाए हुए हैं। ठीक है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला, सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनाए क्वेश्चन। एनसीईआरटी के अलावा एक शब्द भी कहीं से नहीं लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन नागरिकों में किस गुण का सर्वाधिक विकास करता है? अंधानुकंप का, आलोचनात्मक चिंतन का, निष्क्रियता का या संकीर्ण दृष्टिकोण का? कौन सा सही होगा इसका? तो इसका आंसर ऑप्शन सही होगा बी, आलोचनात्मक चिंतन का। इसका विश्लेषण देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को तर्कपूर्ण ढंग से सोचने, प्रश्न पूछने और विभिन्न दृष्टिकोणों का मूल्यांकन करने की क्षमता प्रदान करता है। पॉलिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी। 10वां क्वेश्चन देखते हैं पॉलिटी का। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक माना जाता है? केवल राजनेताओं के लिए, केवल राजनेताओं के लिए, केवल न्यायाधीशों के लिए, प्रत्येक जागरूक नागरिक के लिए ये हो सकता है, केवल सरकारी अधिकारियों के लिए? ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जागरूक नागरिक के लिए सही है इसका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन सभी जागरूक नागरिकों के लिए उपयोगी माना जाता है। एक और बात भाई, ये मेरा पहला वीडियो है, हमने कभी भी शूट नहीं किया है वीडियो, हम भी आप जैसे ही हैं, पढ़ते हैं, आपके साथ में ही पढ़ते हैं सबके। तो अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। 2-4 दिन में प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो बिल्कुल सही आ जाएगा। 2-4 दिन बस एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये पहला वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें गलतियां हो भी सकती हैं हमसे बोलने में या कैसे भी, तो उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और हम अपने आप पे सुधार करने की बहुत कोशिश करेंगे। आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन किए, फिर हमने पॉलिटी का 10 क्वेश्चन किए। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन करते हैं। 10 नहीं, 5 होंगे इसके। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन होंगे, फिर साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, फिर हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, फिर बिहार स्पेशल के 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। ठीक है। ऑप्शन बी में है एंडीज पर्वतमाला का निर्माण नाजका प्लेट एवं दक्षिण अमेरिका के अभिसरण से हुआ है। ऑप्शन सी में है एंडीज पर्वतमाला एशिया महाद्वीप में स्थित है। बताओ कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, कौन सा सही होगा? 1 सही होगा। 1 और 2 सही है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला ठीक है। एंडीज पर्वतमाला का निर्माण नाजका और दक्षिण अमेरिकी अभिसरण से हुआ है। ठीक है, में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में नहीं है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, किसमें है? अफ्रीका महाद्वीप में, एशिया में नहीं है। 1 2 3 सही है। ठीक है, एशिया महाद्वीप नहीं, इसका आंसर जो एक गलत होगा। ये अफ्रीका दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है? एंडीज पर्वतमाला एशिया महाद्वीप में नहीं होगा, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होगा। तभी ये 3 ऑप्शन जो है काट दीजिएगा, 3 ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2 से केवल सही। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। एंडीज विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतमाला है। इसका निर्माण नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के धंसने से हुआ है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है ना, देखो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। उसमें बता रहा है कि एशिया महाद्वीप में, एशिया में थोड़ी है, ये दक्षिण अमेरिका में है। अच्छा, नाजका प्लेट के बारे में, नाजका प्लेट जो है ये रूपांतरित प्लेट है जी, यहाँ पर एक दूसरे से रगड़ खाती है प्लेटें। ठीक है, और दक्षिण अमेरिकी प्लेट जो है ये महाद्वीपीय प्लेट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय प्रवाह ओशियन करंट पश्चिमी यूरोप की जलवायु को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखने में मदद योगदान देता है? पश्चिमी यूरोप की जलवायु को गर्म बनाए रखता है, मतलब कौन सा है? लेब्राडोर की जलधारा, कैनरी की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा या पेरू की जलधारा, जिसे हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं।
कौन सा सही आंसर होगा इसका? तो इसका गल्फ स्ट्रीम होगा। कौन सा होगा? गल्फ स्ट्रीम। आइए देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय धारा है। कौन सी? एक गर्म महासागरीय धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से निकलकर उत्तरी अटलांटिक की ओर बहती है। मेक्सिको की खाड़ी जो है उत्तरी अमेरिका में और उत्तरी अटलांटिक की ओर चलती है। ठीक है। इसका कारण जो है पश्चिमी यूरोप का तापमान समान अक्षांश वाले अन्य अक्षांशों की तुलना में अधिक रहता है, मतलब गर्म कर देती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सहारा मरुस्थल के पश्चिमी भाग में अत्यंत सहारा मरुस्थल के पश्चिमी भाग में वर्षा अत्यंत कम होने का प्रमुख कारण क्या है? विषुवतीय निम्नदाब पेटी है, ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं, ये उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब एवं केंद्रीय की धारा है, यह ध्रुवीय पूर्वी प्रवण है। कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब एवं केंद्रीय की धारा। ठीक है, इसका विश्लेषण देखते हैं। सहारा मरुस्थल उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में स्थित है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी तट के पास बहने वाली ठंडी धारा केंद्रीय की धारा जो है जलवायु मतलब वायु की नमी कम कर देती है, जिससे वर्षा अत्यंत कम होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है, विक्टोरिया जलप्रपात ब्राजील में है, नियाग्रा जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया में है, या इगुआजू जलप्रपात जो है भारत में है। कौन सा सही होगा इसका आंसर? इसका होगा एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में है। ठीक है, ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये वेनेजुएला में स्थित है। बाकी जो है ये सारे गलत हैं। विक्टोरिया जलप्रपात जो होगा जो अफ्रीका में होगा। नियाग्रा जो है ये कनाडा और क्या नाम यूएसए की सीमा पर है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का। प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित भूकंप एवं ज्वालामुखीय सक्रिय क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित भूकंप एवं जलवायु सक्रिय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए कौन सा? रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ आइस, हाउस एडियार्ड बेल्ट और क्या इंटर ट्रॉपिकल कन्वेंशन जोन। कौन सा होता है इसका आंसर? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, रिंग ऑफ फायर। इसी में सबसे अधिक भूकंप ज्वालामुखी आते हैं, इसीलिए तो रिंग ऑफ फायर कहते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं आते हैं। अब आइए बायोलॉजी का। क्लास नाइन्थ की जो है एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्वेश्चन बनाए गए हैं फर्स्ट चैप्टर से। क्लास 9 एनसीईआरटी विज्ञान बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या गोल्जी तंत्र। कौन सा सही होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। सॉरी, इसका आंसर होगा न्यूक्लियस केंद्रक। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक को तो कहा जाएगा। केंद्रक कोशिका की सभी प्रमुख गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है, इसी कारण इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? दोनों कोशिकाओं में झिल्ली नहीं होती। क्यों नहीं होती है? केवल पादप कोशिका में वृद्धि होती है। हाँ, हो सकता है। हाँ, केवल पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि होती है। हाँ, हो सकता है। ये तो गलत है पहला। केवल जंतु कोशिका में कोशिका द्रव होता है, ये तो गलत है। दोनों में केंद्रक ही नहीं होता, ये भी गलत है। बी ऑप्शन सही है। केवल पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होता है। केवल पादप कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से देखते हैं। हाँ सही है, केवल पादप कोशिका में कोशिका वृद्धि होती है, ये सही है। बाकी सब गलत है। दोनों में केंद्रक तो होता है, दोनों में केंद्रक जंतु कोशिका में मतलब केवल जंतु कोशिका में कोशिका द्रव होता है, ये भी गलत है। दोनों में होता है। दोनों में झिल्ली नहीं होती, होती है क्यों नहीं होती है? ये सही है, बी ऑप्शन सही है। इसका विश्लेषण आइए देख लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊतक का प्रमुख कार्य शरीर को सहारा एवं मजबूती प्रदान करना है? कौन सा सहारा एवं मजबूती देता है? उपकला ऊतक, तंत्रिकीय ऊतक या अस्थि एवं उपास्थि ऊतक या पेशीय ऊतक? कौन सा होगा इसका सही आंसर? अस्थि एवं उपास्थि ऊतक, ये सही होगा।
अस्थि एवं उपास्थि संयोजी ऊतक के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये शरीर को आकार, सहारा एवं मजबूती प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है, ये थोड़ा ऊपर हो गया प्रश्न। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? ऑप्शन नंबर, इसका कोशिका का आधार मतलब ये कोशिका का आधार निर्धारित करता है। ये कोशिका में भोजन का पाचन करता है। ये शोषण द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एटीपी का निर्माण करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिकीय शोषण का प्रमुख स्थान है, जहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधा में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करता है? पौधों में जल एवं खनिज का पौधों का निर्माण कौन सा करता है? फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा? कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका आंसर होगा जाइलम। कौन सा सही होगा? जाइलम। ठीक है, जाइलम पौधों से जल एवं खनिज लवणों का पौधे में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य कार्य क्या होता है? केवल कोशिकाओं को हरे रंग प्रदान करना, पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना, केवल भोजन का निर्माण करना, केवल कोशिका का विभाजन करना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कोशिका झिल्ली चयनात्मक परागम मतलब सिलेक्टिव मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। ये कोशिका के अंदर तथा बाहर आने वाले पदार्थों का आवागमन का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी पादप कोशिका को अत्यंत सघन विलयन में रखा जाए तो कौन सी प्रक्रिया होगी? यदि किसी पादप कोशिका को अत्यंत सघन यानी विलयन में रखा जाए तो कौन सी प्रक्रिया होगी? ऑप्शन नंबर ए होगा ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा कोशिका जो फूल जाएगी, ऑप्शन सी होगा प्लाज्मोलाइसिस होगा, या ऑप्शन डी में कोशिका विभाजन शुरू हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर होगा सही प्लाज्मोलाइसिस होगा।